Hello friends, welcome to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. I am here with new controversy and with most important topic क्या होता है NFT। NFT क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आए हैं आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके रीसेंट कंट्रोवर्सी के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा। आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्रिप्टो करेंसी है क्या, पहले मैं रिफ़र करूँगा वो वीडियो देख लीजिए, तब आप ये वीडियो देखिए तो आपको और भी अच्छे से NFT क्लियर होगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए देखते हैं आखिर NFT होता क्या है। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ये नॉन फंजिबल टोकन होता है, ये नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट होता है, ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन में स्टोर्ड होता है और डिजिटल लेजर के फॉर्म में, ठीक, जिसको हम लोग सोल्ड भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके नाम पे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि नॉन फंजिबल। अब पहले देखिए नॉन फंजिबल क्या होता है। फंजिबल ये होता है फ्रेंड, जैसे अगर $1 आपके पास है और आपको कोई $1 दे दे रहा है तो चाहे आप ये डॉलर ले लो, चाहे आप ये डॉलर इसको दे दो, इन दोनों की वैल्यू सेम है ना। इन दोनों के पास कोई यूनिकनेस नहीं है। जितना $1 का वैल्यू आपको इससे मिलेगा उतना ही वैल्यू आपको $1 इससे मिलेगा। तो क्या होता है फ्रेंड, और जैसे ऑयल है, एक बैरल ऑयल आप ले लो, एक बैरल ऑयल ले लो, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, क्योंकि ये जितना ज़्यादा काम ये करेगा उतना ज़्यादा काम ये करेगा। इसी तरीके से बिटकॉइन होता है फ्रेंड, जो कि क्रिप्टो करेंसी होता है। इसमें भी जितना का वैल्यू इसका होगा, जितना वैल्यू इसका होगा, एक बिटकॉइन का वैल्यू जितना होगा, ये फिक्स होता है ना फ्रेंड, इसलिए। लेकिन नॉन फंजिबल क्या होता है, जैसे देखिए दोनों प्रोडक्ट सेम है बट दोनों को आपस में इंटरचेंजेबल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं एक्सचेंज किया जा सकता, क्योंकि ये रेड कलर का है और ये स्काई ब्लू कलर का है, इसीलिए दोनों को आपस में चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें नॉन फंजिबल कहा जाता है। घर तो दोनों ही हैं फ्रेंड, लेकिन इसका यूनिकनेस है और इसका अलग यूनिकनेस है। ये अपने आप में यूनिक है, ये अपने आप में यूनिक है, इसलिए आपस में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जो ये फ्रेंड्स नॉन फंजिबल टोकन होते हैं, आप देख सकते हो, इनको भी आपस में इंटरचेंजेबल नहीं किया जा सकता। इसका एक, इस कैट का आप देख रहे हो जो इमेज है ये अलग है और इस कैट का इमेज अलग है, हालांकि दोनों कैट हैं, लेकिन दोनों को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। मीन्स विच इज़ नॉट रिप्लेसेबल, जो रिप्लेसेबल नहीं होगा, जो एक्सचेंजेबल नहीं होगा, वही क्या होगा, नॉन फंजिबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको नॉन फंजिबल कहा जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप लोग देखिए क्या होता है, इसको, ये नॉन इंटरचेंजेबल है, जैसा हमने समझ लिया कि नॉन इंटरचेंजेबल होता है, और इसको स्टोर्ड किया जाता है ब्लॉकचेन में। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, सबसे दिक्कत की बात जो आ गई वो, ब्लॉकचेन होता क्या है पहले आप समझो। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है फ्रेंड, जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट किया, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक, उसका एक ब्लॉक बना दिया जाएगा। जैसे आपको एक अगर इजी मैनर में समझाया जाए तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक ये ब्लॉक है, ठीक, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। आप क्या करते हो, आप मान लो कि आप एक पैसा भेजते हो, एक बिटकॉइन भेजते हो इनके पास, तो ये किसके थ्रू जाता है, ये क्या होता है फ्रेंड, पहले जब ये भेजते हैं पैसा, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए। इसको समझने के लिए आप पहले अच्छे मैनर में समझने के लिए आप फास्टैग का काम समझो। फास्टैग वर्क कैसे करता है फ्रेंड, आपकी गाड़ी में एक स्टिकर चिपका रहेगा, इसी में बारकोड रहेगा, आप आगे जाओगे, इसी को ये स्कैन कर लेगा स्कैनर, और आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट जाएंगे। ये तो सिंपल है, लेकिन कैसे करते हैं, जैसे जब मेरे अकाउंट में पैसे हैं, वॉलेट में पैसे हैं, मैंने ये चिपका रखा है उसका QR कोड, ये अब सेंडर के अकाउंट का जो QR था वो स्कैन हो गया, अब ये उसका डिटेल प्रोवाइड करेगा बैंक को, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर को, बीच में एक ऑपरेटर काम करेगा, ये उसको इसका डिटेल प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब ट्रांसफ़र इनिशिएट होगा, ठीक है, अब ट्रांसफ़र इनिशिएट होना स्टार्ट होगा। अब इसके आगे क्या होगा फ्रेंड, बैंक के पास जाएगी सारी डिटेल, बैंक वेरीफाई करेगा कि हाँ ये हमारे यहाँ के ही कस्टमर हैं, इनके में इतना पैसा है, आप काट लो। तो ये क्लियरिंग हाउस के पास हो जाएगा, ये क्लियरेंस दे देंगे कि हाँ इनके बैंक में पैसा है, आप इनके बैंक से पैसा काटो। फिर ये ओवरसीज़ बैंक, जो कि जहाँ पे ये फास्टैग वाला जो अकाउंट होगा, जहाँ पे ये पैसा कट के जाता होगा, वहाँ पे ये पैसा डायरेक्टली कट के चला जाएगा और इस तरीके से रिसीवर को फंड मिल जाएगा। इतना बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन कैसे होता है इसको हम लोग देख सकते हैं ना फ्रेंड्स। इसमें बीच में कौन काम कर रहा है, बैंक काम कर रहा है।
इसी को बैंक को हटाने के लिए हम लोग ने क्या लाया, पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होती है फ्रेंड, कि आदमी से आदमी के बीच में बैंक का काम ही ना रह जाए, इसी को हम लोग पीयर टू पीयर लेंडिंग बोलते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या होता है कि मैंने पेमेंट इनिशिएट कर दिया, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे कंप्यूटर्स के पास पहुंच जाएगा, या मैंने मान लीजिए एक लोगों को पेमेंट भेज दिया। अब यहाँ पे जिन्होंने पेमेंट पाया, उनका और मेरा पेमेंट का एक ब्लॉक बन गया। मेरे में दिखाया मैंने इनको इतना रुपया भेजा, इनके में दिखाया इन्होंने भेजा और मैंने रिसीव किया, इन्होंने दूसरे को भेजा, फिर इनमें दिखाया कि इन्होंने भेजा और मैंने रिसीव किया, और इनके में दिखा रहा था कि मैंने भेजा, इन्होंने रिसीव किया। इसी तरीके से हर एक ब्लॉक बनता चला जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड, जब कोई करप्शन करने वाला आदमी होता है या गलत दिमाग का आदमी होता है, जब वो शुरू में चेंज करना चाहता है तो चेंज नहीं हो पाता है, और ये सब कुछ इनक्रिप्टेड होता है। अभी आपको और डिटेल में क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिर ये सब चीज़ें होती क्या हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे, ठीक है, रिक्वेस्ट कर दिया, अब ये कि ये ब्लॉक बन गया, ठीक। अब ये एक ब्लॉक बन गया। अब यहाँ पे ब्लॉक बनने के बाद हर एक आदमी के पास जितने भी उस नोड में हैं, ये जो नोड होता है, नोड क्या होता है, नोड एक्चुअली स्टोर, स्प्रेड एंड प्रिजर्व द ब्लॉकचेन डाटा। इसको स्टोर करता है, स्प्रेड करता है और प्रिजर्व रखता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो अब एनएफटी होता क्या है, एकदम आप डिटेल में समझो। पहले आपको मैं ब्लॉक समझाता हूँ, ब्लॉक क्या होता है। देखिए फ्रेंड, जब आप कुछ भी पैसा बैंक को हम लोग जब बीच में से हटाना चाहते हैं, तो क्या होता है कि जब आप कुछ भी पैसा भेजते हो, तो आपका एक ब्लॉक, जैसे आप कुछ भी एक एक्टिविटी किए तो आपका एक ब्लॉक बन गया ब्लॉकचेन के थ्रू। अगर जो ब्लॉकचेन होता है उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ ब्लॉकचेन होता क्या है। तो ब्लॉकचेन में आपका एक ब्लॉक बन गया, आपने कुछ भी इनिशिएट किया तो आपको उसके लिए एक यूनिक कोड मिल गया, ठीक है। अब जिसके पास आपने भेजा था उनका भी एक ब्लॉक बना, ठीक है, और उनके ब्लॉक में आपका जो था हैश, उसको हैश बोलते हैं, जो यूनिक कोड मिलता है उसको हैश बोलते हैं, और ये हैश इनके में ऐड हो जाएगा। कि मतलब जो ब्लॉक ये बना है इसका यूनिक कोड है, और इस यूनिक कोड से हमने ये चीज़ पाया है, ये पैसा पाया है, और इनको जो ये नया ब्लॉक बना इनको भी एक यूनिक कोड मिलेगा। ये यूनिक कोड फिर आगे वाले हैश में यूज़ होगा, आगे वाले ब्लॉक में यूज़ होगा। इसी तरीके से अगर ये आदमी बाद में दिखाना चाहे कि मैंने इतना पेमेंट नहीं, कुछ गलत पेमेंट दिखाना चाहे, कुछ गलत एंट्री दिखाना चाहे, तो इसको क्या करना होगा, अगर जैसे ये अपना अकाउंट चेंज करेगा, अपना स्टेटमेंट चेंज करेगा, तुरंत यहाँ पे फॉल्ट आने लगेगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे इसने लिख रखा था 500 रुपये, और इसके अकाउंट में था 1000 रुपये, और इसने 500 रुपये इसके अकाउंट में भेजे, तो इसके में टोटल हो गए 1500 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर इसने चेंज कर दिया, इसने कहा मैंने 600 रुपये भेजे, तो इसके में तो 1600 होना चाहिए ना। तो इसी तरीके से ये पूरा ब्लॉक गलत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे करप्शन का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ब्लॉकचेन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इस समय, ठीक है। इस तरीके से, और ये जो सारा डाटा होता है ये इनक्रिप्टेड होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये सारा डाटा इनक्रिप्टेड होता है। तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती थी, पीयर टू पीयर लेंडिंग। इसी तरीके से ये एनएफटी भी काम करता है। अब आप समझो इसके नाम पे फिर आओ आप, नॉन फंजिबल आप समझ गए, ठीक। आप ब्लॉकचेन समझ गए क्या होता है, कैसे काम करता है। और आप डिजिटल लेजर आपको अगर समझना है तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझो। आप जो अपने कोई भी, मान लो आप दुकान खोल रखे हो, ठीक, आप कोई शॉप खोल रखे हो, शॉप का जो सारा हिसाब रखते हो आप, उसे हम लेजर बोलते हैं। डिजिटल भाषा में देखा जाए तो उसे डिजिटल लेजर बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि डिजिटल लेजर में आप अपना सारा जो स्टेटमेंट वगैरह है, जो हिसाब है वो रखे हो। तो हर एक चीज़ का, जैसे मान लो आपके, मुझे अपने दोस्त के पास पैसा भेजना है, मीन्स यहाँ पे 3 पर्सन है, एक ए मैं हूँ, बी मेरा दोस्त है, सी इसका दोस्त है। ये मेरा दोस्त है, बी मेरा दोस्त है, और सी इसका दोस्त है। सी ने बी से पैसे मांगे, 500 रुपये मांगे। तो क्या होगा फ्रेंड, बी के पास नहीं थे, बी ने कहा भाई तू दे दे, जब ये वापस करेगा तो मैं दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इनके पास 500 रुपये भेजे, तो मेरा एक ब्लॉक बना, और मुझे एक यूनिक कोड मिला ए बी, ठीक। और मेरे में लिख गया कि मैंने 500 बी को सेंड किए। जब 500 इसके पास पहुँचे तो एक ब्लॉक नया बना। इसमें लिखा कि ए से बी ने 500 रुपये रिसीव किए, और इसको लिखा प्रीवियस हैश लिख दिए ए बी, और इनको न्यू, इस ब्लॉक का न्यू यूनिक कोड मिला, वो मिला सी डी।
इसी तरीके से जब इन्होंने इनके पास भेजा पैसा तो इनका एक नया चेन बना और इन्होंने लिखा कि मैंने सी ने लिखा कि मैंने बी से रिसीव किया 500 और इनको प्रीवियस वाला मिल गया कि इनका था कोड CD और इस ब्लॉक का नया यूनिक कोड बना, उसका नाम बना EF। इस तरीके से ये ब्लॉकचेन काम करता है। अब मान लीजिए कि बाद में ये बेईमानी करना चाहे, जब शिव पैसा वापस करने वाला था, ये कहे नहीं भाई साहब मैंने 600 रुपये भेजे थे। तो 600 रुपये अगर भाई साहब तुमने भेजे थे तो यहाँ इसके अकाउंट में तो गलत नहीं दिखा सकता, इसके अकाउंट में तो गलत नहीं दिखा सकता, ऐसे करोड़ों ब्लॉकचेन्स होंगी उनके अकाउंट में तो गलत नहीं दिखा सकता। आप कितनों को चेंज करोगे, इसलिए ये बहुत ही सिक्योर होता है ब्लॉकचेन और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ये डाटा पब्लिक के पास होता है। जबकि जो बैंक्स का डाटा होता है वो बैंक्स ही सेलेक्ट करके बताएगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा उस पे विश्वास नहीं कर पाते। यही होता है NFT फ्रेंड। अब टोकन क्या होता है, इसके जो लास्ट में नाम जुड़ा है टोकन। आप मान लो कि इसमें लिखा हुआ है सीधा-सीधा, मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है सीधा-सीधा टाइप्स ऑफ NFT डाटा। किसी भी NFT डाटा जो कि डिजिटल फाइल्स के साथ एसोसिएटेड है, चाहे वो फ़ोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, ठीक? वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल हो और ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसीज़ के द्वारा जैसे सच एज़ बिटकॉइन से डिफ़र हो, ठीक? अब इसका मतलब क्या है, आप समझो। आप केवल मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, फिगर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने ये कैट बना दिया, ठीक? ये कैट मैंने बना दिया, ये कैट किसी दूसरे आदमी ने बना दिया, ये मैंने बना दिया, ये किसी दूसरे ने बना दिया। अब देखिए फ्रेंड, इसका क्या होगा, इसका मैं अगर NFT ले लूँगा, ठीक? NFT का मतलब क्या होता है, NFT टोकन का मतलब आपको मैं समझाता हूँ, पहले टोकन एकदम डिटेल में समझा देता हूँ आपको यहीं पे, तब आप समझोगे। टोकन का मतलब क्या होता है, टोकन का मतलब होता है जैसे आप कार खरीदते हो, आप मान लो सेकंड हैंड कार खरीदे, तो कार का कागजात भी तो आप साथ में लेते हो। तो कार का कागजात जब आप ले लेते हो, अपने नाम पे कार ट्रांसफ़र करवा लेते हो, तो आप उस कार के मालिक हो जाते हो। मीन्स उस पर आपका मालिकाना हक हो जाता है कि अब ये कार मेरी है भाई साहब, ठीक? अब इसको कोई टच नहीं कर सकता। इसी तरीके से ऐसी कोई डिजिटल चीज़, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वो कोई जिफ हो, चाहे वो आपका ट्वीट हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसका आप डिजिटली टोकन ले लेते हो, अगर उसका आप डिजिटली टोकन लेते हो तो उसके आप मालिक हो जाते हो। मान लीजिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? इसका मैं टोकन ले लूँ, इसका मैं अगर टोकन ले लूँ तो ये मैं इसका मालिक हो गया। अब मैं इसको चाहे अपने अनुसार चाहे जहाँ पे बेच सकता हूँ और ये यूनिक है क्योंकि ये इसका और कॉपी तो बन सकती हैं, पर ये मेरी आवाज़, ये मेरा लिखना, मैं कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करता हूँ, वो चीज़ यूनिकनेस है इस वीडियो की ना। तो इसीलिए NFT किसी भी डिजिटल चीज़ का हो सकता है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो अब आप देख रहे हो, ये NFT, ये एक कैट जो है ये NFT है। क्योंकि ये यूनिक है इस तरीके से और किसी ने भी नहीं बनाया होगा। अगर किसी ने बनाया भी होगा तब भी इसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। अब अगर इसका हम लोग ट्रेड करते हैं तो आप चौंक जाओगे, ये लाखों मिलियन में बिकता है, मिलियन डॉलर्स में बिकता है। जो डॉर्सी साहब हैं जो ट्विटर के मालिक थे ना, उन्होंने अपनी पहली ट्वीट का NFT बनाया। मीन्स उनकी पहली ट्वीट यूनिक थी, उनका खुद का ट्वीट था, उन्होंने NFT ले लिया, NFT में उन्हें टोकन मिल गया कि भाई साहब आप इस ट्वीट के मालिक हो और उस ट्वीट को उन्होंने बेचा और मिलियन पैसा कमाया, मिलियन डॉलर पैसा। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इस तरीके से NFT आज काम कर रहा है, ठीक है? तो मैं आपको वही समझा रहा था कि टोकन क्या होता है। तो अब ये बी ने बनाया था, ये मैंने बनाया था भाई साहब। अब मैंने इसका NFT ले लिया, NFT लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, और ये भाई साहब इसी तरीके का कैट बनाए लेकिन बना नहीं पाए। इनका अपना यूनिकनेस है, मेरे वाले कैट का अपना यूनिकनेस है, इसलिए मुझे भी टोकन मिल गया, इनको भी टोकन मिल गया, ठीक? तो अब क्या करेंगे, मैं अब इसको ट्रेड कर सकता हूँ, इसका ट्रेड कर सकता हूँ। मैं ये टोकन बेचूँगा दूसरे को। मीन्स टोकन क्या होता है, एक डिजिटल फॉर्मेट में मालिकाना हक होता है, कागज़ात होता है, ठीक? अब मैं ये टोकन दे दूँगा दूसरे को कुछ पैसे लेकर। अब ये टोकन जब इसके पास चला गया, फिर ये टोकन बेच देगा किसी दूसरे से पैसे लेकर, ठीक? इस तरीके से काम होता है। मीन्स जैसे करेंसी का ट्रेड ना करके हम लोग टोकन्स का ट्रेड करते हैं। सीधा-सीधा जैसे आप करेंसी में सोचते हो कि किस तरीके से ट्रेड होता है, अगर आप टोकन्स में समझो तो वही चीज़ है, सेम प्रोसीजर, बस केवल ब्लॉकचेन के थ्रू हो रहा है। यही बात NFT में मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब एनएफटी का क्या मुद्दा है कि आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप दे दिया जाता है और उसको आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप केवल एक को, मान लीजिए आपने ट्रांसफ़र कर दिया एक को, ठीक? आपने किसी एक को, मैंने ये बनाया एनएफटी, किसी को बेच दिया, एक ब्लॉकचेन बना, इन्होंने दूसरे को बेचा, दूसरा ब्लॉकचेन बना, इन्होंने तीसरे को बेचा, दूसरा ब्लॉकचेन बना, इन्होंने चौथे को बेचा, दूसरा ब्लॉकचेन बना। अब मैं सोचूं कि मैं इसको चेंज करूं या मैं इसको दूसरे को दे दूं उठा के, तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस तो गलत नहीं हो सकते ना भाई साहब। इसलिए ये बहुत ही सिक्योर मेथड होता है और एनएफटी में लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोग मतलब ट्रेड कर रहे हैं। क्यों ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एक क्रिप्टोग्राफी की है, हालांकि अभी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही यूज़ हो रहा है। ये एक एनएफटी है फ्रेंड। अगर आप देखोगे ये भी एक एनएफटी है, क्योंकि ये सब अपने आप में यूनिक हैं और इनको एनएफटी मिल सकता है, ठीक? आप समझो कि लेजर, मैं आपको जब समझा रहा था तो आप समझो कि जो जीएसटी है वो कैसे काम करता है। जीएसटी क्या होता है? मैंने इनसे सामान खरीदा, इनसे सामान खरीदा, इनसे सामान खरीदा, कोई एक सामान बनाने के लिए। ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। मैंने इन लोगों से सामान खरीदा, इनको मैंने 100 रुपये टैक्स दिए, इनको 120, इनको 80। टोटल मैंने टैक्स कितना पे किया जो है इस पे? 120, 80, 200 और तो 300। 300 मैंने टैक्स ऑलरेडी इनपुट पे कर रखा है। जब हमने आउटपुट बना दिया तो क्या हुआ? इस पे टैक्स आया 450। 450 टैक्स आया ना? लेकिन आप जानते हो इंडिया में सारा टैक्स कस्टमर को देना पड़ता है। तो क्या हुआ? अभी तो ये जो बनाने वाला लेके आया था सामान, टैक्स इसने अपने जेब से दे रखा है, ठीक? 300 रुपये। लेकिन जब इसने कस्टमर पे चार्ज किया तो 450 रुपये टोटल चार्ज किया अपना प्रॉफिट जोड़ के। तो 450 में से जब 300 हम लोग माइनस करेंगे तो 150 रुपया, ठीक, इसको वापस मिल जाएगा। इसको, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, इसको वापस मिल जाएगा इसके आईटीसी लेजर में, जो कि एक डिजिटल अकाउंट होता है फ्रेंड, डिजिटल लेजर होता है, डिजिटल बही खाता होता है, ठीक? उसमें इसको वापस मिल जाता है। इसी तरीके से आप लेजर समझ सकते हो क्या होता है। ये आप यहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। आप एक एनएफटी टोकन लिए, ठीक? उसको आप बेचोगे, तुरंत एक ब्लॉकचेन बन जाएगा, ठीक? आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी और हमारा डिजिटल आर्ट मिल जाएगा। इस तरीके से एनएफटी काम करता है। ये मेरा एक वर्क था, ठीक? ये मेरा एक वर्क था। मैंने इसका एनएफटी ले लिया, मुझे ये टोकन मिल गया। अब मैं ये टोकन क्या कर रहा हूँ? इनको दे दे रहा हूँ, एक ब्लॉक यहाँ पे बन गया। इन्होंने इनको बेचा, एक ब्लॉक यहाँ पे बना। इन्होंने इनसे ट्रेड किया, एक ब्लॉक यहाँ पे बना। 1 सेकंड फ्रेंड। फिर ये जब लास्ट में ये मान लीजिए पैसा लेने वाले हैं, तो इस बॉन्ड का जितना पैसा था, जितना एनएफटी था, वो इनको मिल जाएगा भाई साहब को। इस तरीके से एनएफटी काम करता है। कॉइन में और टोकन में डिफरेंस क्या होता है? कॉइन जो होता है वो क्या होता है? फिजिकल करेंसी हो सकती है, ठीक? भले ही वो डिजिटल करेंसी हो, लेकिन वो एक फिजिकल करेंसी की तरह वैल्यू रखती है। उसका सिमिलर फिजिकल करेंसी मीन्स, अगर आप किसी को 1 रुपया, चाहे आप मान लो 1 रुपया किसी को मतलब कॉइन दे दो तो भी उसकी उतनी वैल्यू है, या 1 रुपया अपने अकाउंट से देते हो, आप चाय पीते हो, पेटीएम करते हो, तो भी उसकी उतनी ही वैल्यू है। टोकन का क्या है? एक डिजिटल एसेट है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे दिया जाता है, ठीक? ये एक डिफरेंस तो ये हो गया। फिर दूसरा डिफरेंस, टोकन अपने ब्लॉकचेन पे काम नहीं करता। जैसे इस समय जो एनएफटी हो वो इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा है, इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा है। इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक? आपने देखा था क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन का यूज़ करके ही काम करता है। मीन्स सीधा सीधा फंडा ये है, हम लोग बीच में से बैंक को हटाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग एनएफटी से, ब्लॉकचेन से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? एनएफटी क्या होता है? कोई एक ऐसा प्रोडक्ट, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट, कोई एक ऐसी वीडियो, कोई एक ऐसा फ़ोटो जो कि यूनिक हो और हम उसका ये टोकन ले लें। टोकन लेने मीन्स हमको उसका मालिकाना हक मिल जाए, फिर हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। यही है एनएफटी, ठीक है फ्रेंड? आने वाले समय में ये खुद का भी जो है ब्लॉकचेन यूज़ कर सकता है, जैसे अभी इथेरियम का यूज़ कर रहा है, ठीक? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। यहाँ पे एक ड्रॉबैक इसका क्या होता है फ्रेंड, कि जब आप खरीदते हो एनएफटी किसी का, तो वो कॉपीराइट इशू, आप कॉपीराइट का प्रिविलेज नहीं ले सकते हो। इसलिए जो ओरिजिनल ओनर होता है वो उसी तरीके के तमाम एनएफटी बनाकर और लोगों को बेच सकता है। सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक इसका यही है फ्रेंड, ठीक है? अब इसका अगर आप कंक्लूज़न देखो तो कंक्लूज़न क्या निकालेंगे हम लोग? मीन्स पहले जब हम लोग अगर ट्रांजैक्शन करते थे तो बीच में बैंक आता था।
बैंक ट्रांजैक्शन को ऑपरेट करता था और देखता था, मीन्स यहाँ पे ये पैसा भेज रहा है, तो इसका बैंक चेक करेगा कि क्या ये पैसा जब भेज रहा है तो इसके खाते में पैसा है भी या केवल ये भेज ही दे रहा है। ठीक है, तो इसके बैंक चेक किया, फिर बैंक कहा ठीक है भाई पैसा है तुम्हारे खाते में, तुम भेजो। ये अब इसके खाते में जाएगा तो इसका बैंक चेक करेगा कि क्या इसके खाते में पैसा आ गया। तो मान लीजिए इसके खाते में पहले से 500 थे, 500 और आ गए, तो अब 1000 इसके खाते में लिख गया। तो पहले बैंक ऑपरेट करता था, लेकिन अब क्या होगा, अब बैंक ऑपरेट नहीं करेगा। अब बैंक ऑपरेट नहीं करेगा, अब क्या होगा, अब मान लीजिए आपने कोई पैसा भेजा, ठीक है, तो क्या होगा कि एक दूसरे आदमी में आपका 1 सेकेंड, और यहाँ पे अगर कोई फ्रेंड, अगर कोई घपलेबाजी होती थी तो बैंक का डाटा बैंक ही देख पाता था, हम लोग तो देख नहीं पाते थे, हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते ना इस डाटा को, इसलिए हम लोग इस पर रिलाई नहीं करते थे। तो क्या हो गया था कि जब अब पब्लिक के पास डाटा आएगा, मैंने किसी के पास पैसा भेजा, एक ब्लॉक बन गया, दूसरे ने किसी के पास भेजा, एक ब्लॉक बन गया, तीसरे ने भेजा, एक ब्लॉक बन गया। इस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है। और एनएफटी क्या होता है, एनएफटी का कंक्लूजन क्या हुआ, एनएफटी का कंक्लूजन ये हुआ, मेरे पास कोई वीडियो है, मेरी ये अपनी वीडियो है, मैं इससे डिजिटली एक टोकन ले लेता हूँ कि इसका मालिक मैं हूँ। अब मैं इस टोकन का ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे पैसे का यूज़ करते हो आप ट्रेड करने के लिए, उसी तरीके से इस टोकन का यूज़ करते हो आप। मैंने आपको पहले दिन जब बार्टर सिस्टम पढ़ाया था, तो वहाँ पे पढ़ाया था आप कुछ रिसोर्स आरबीआई के पास रखे हो शुरुआत में ही, तभी आपको ये करेंसीज इशू हुई हैं। इसी तरीके से आप अपनी ये वीडियो रख के ये टोकन इशू किए हो, अब इस टोकन से आप ट्रेड कर रहे हो, यही है एनएफटी। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।